स्वागत एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, आज के सुहाने सफ़र में जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उनमें से एक अफसाना है ग्रेट नरगिस जी की भतीजी जाहिदा का। वो जिस तेज़ी से हिंदी फिल्मों में आई उसी तेज़ी से हिंदी फिल्मों से बाहर हो गई। इसके अलावा आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताऊंगा जो बहुत समय तक डब्बे में बंद पड़ी थी। प्रोड्यूसर साहब लाख कोशिश कर रहे थे मगर फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था, कोई खरीदार मार्केट में नहीं था। फिर एक दिन ऐसा क्या हो गया कि इसी डब्बा बंद फिल्म को खरीदने और रिलीज करने के लिए लाइन लग गई उस प्रोड्यूसर के घर। कौन सी थी ये फिल्म, ये भी आज के इस शो में, और बताऊंगा कि किस गीत की रिकॉर्डिंग से खुश होकर राइटर डायरेक्टर केदार शर्मा जी ने मुबारक बेगम जी को इनाम में दी थी एक चवन्नी, और कैसे इस चवन्नी ने मुबारक बेगम जी के लिए खोल दिए किस्मत के दरवाजे। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी होगी फिल्म स्टूडियो फिल्मिस्तान की, उसके इतिहास की, उसकी स्थापना की, और बताऊंगा कौन सी थी वो अभिनेत्री जो बनी हिंदुस्तान की पहली पिनअप गर्ल। आज बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी मसालेदार हो सकती है। नरगिस जी फिल्मी दुनिया की उठक पटक, पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी से अच्छी तरह से वाकिफ थीं। इसीलिए वो नहीं चाहती थीं कि उनकी फैमिली की कोई और लड़की फिल्मों में काम करे। इसीलिए जब उनकी नीस भतीजी जाहिदा को फिल्म कांच की गुड़िया के लिए रोल ऑफर हुआ तो नरगिस जी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन इस घटना के कुछ वक्त बाद जब देवानंद ने जाहिदा को प्रेम पुजारी में रोल ऑफर किया तो नरगिस जी इस बार इनकार नहीं कर पाईं, और इस तरह जाहिदा बन गई देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी की हीरोइन। अब ये जाहिदा जी बहुत सारी फिल्में, बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में करने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कैसे आउट हो गई, इस पर ज़रा गौर फरमाइए। 1970 में बनी प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा जी ने देव साहब की एक और फिल्म में काम किया और नाम था गैम्बलर, और साथ ही अनोखी रात और प्रभात जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। इन्हीं देवानंद साहब ने जाहिदा को B.R. चोपड़ा की फिल्म दास्तान में काम करने से रोक दिया, क्योंकि देव साहब जाहिदा जी को अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेना चाहते थे। इस तरह B.R. चोपड़ा और उनके ग्रुप के दूसरे लोगों के सामने जाहिदा की इमेज हो गई खराब। इसके बाद जाहिदा ने फिल्म लाल पत्थर करने के लिए ये शर्त रख डाली कि वो राखी से सीनियर हैं और क्रेडिट टाइटल्स में उनका नाम राखी से पहले आना चाहिए। ये बात प्रोड्यूसर को नागवार गुजरी, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुई ये कंडीशन टर्म, तो प्रोड्यूसर ने जाहिदा को फिल्म से निकाल डाला। और इस तरह जाहिदा जी के एटीट्यूड को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गई। मतलब अफवाह फैल गई, नखरे बहुत हैं, एटीट्यूड है। और आयरनी देखिए कि इन्हीं अफवाहों की वजह से खुद देवानंद ने भी जाहिदा को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेने का इरादा खारिज कर दिया, और जाहिदा जी की जगह आ गई जीनत अमान। इस सारे घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ कि जाहिदा जी का फिल्मी प्रोफेशनल करियर जितनी तेजी के साथ शुरू हुआ, विद इन 5 years, सिर्फ 5 साल में ही उतनी ही तेजी के साथ अस्त भी हो गया, खत्म हो गया। 1975 में बनी नीलिमा जाहिदा जी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन यादों में हैं, उनके ऊपर पिक्चराइज ढेर सारे गाने हैं। एक फिल्म डब्बे में बंद पड़ी थी, तैयार थी मगर डब्बे में बंद थी। प्रोड्यूसर लाख कोशिश कर रहा था कोई खरीदार मिल जाए, मगर फिल्म को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि इसी डब्बा बंद फिल्म को खरीदने और रिलीज करने के लिए उस प्रोड्यूसर के घर लग गई खरीदारों की लाइन। कौन सी थी ये फिल्म?
जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक बनकर तैयार थी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस फिल्म दस्तक का ब्लैक एंड वाइट होना। उस वक्त तक रंगीन फिल्मों का, कलर्ड फिल्मों का ज़माना शुरू हो गया था। फिल्म दस्तक के लिए राजेंद्र सिंह बेदी ने फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स कर रही रेहाना सुल्तान को पास आउट होने से पहले ही साइन कर लिया था। बेदी साहब रेहाना सुल्तान से भी खुश नहीं थे, क्योंकि रेहाना ने दस्तक की रिलीज से पहले ही BR इशारा साहब की फिल्म साइन कर ली थी, जिसका नाम था चेतना। चेतना में रेहाना सुल्तान एक वेश्या का रोल अदा कर रही थी, जबकि राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म में उनका रोल एक सीधी सादी घरेलू औरत का था। बेदी साहब को चिंता सताने लगी। उन्हें लगता था कि अगर किसी तरह फिल्म दस्तक रिलीज हो भी गई तो फिल्म चेतना में एक प्रोस्टिट्यूट के रोल में रेहाना सुल्ताना को देख चुके लोग ये एक गृहिणी रूप में दस्तक की नायिका को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनाब, हुआ ठीक उल्टा। फिल्म चेतना आई और जबरदस्त हो गई हिट, और अपनी इस पहली ही रिलीज के साथ रेहाना सुल्तान बन गई स्टार। और ये रेहाना सुल्तान के स्टारडम का ही कमाल था कि जो दस्तक अभी तक डब्बे में बंद पड़ी थी, उसे खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ लग गई। बहरहाल दस्तक फिल्म बिक गई और रिलीज हुई, और जबरदस्त हिट भी हुई। उस फिल्म ने ढेर सारे इनाम भी, पुरस्कार भी हासिल किए, जिनमें रेहाना सुल्तान जी को भी मिला बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार। किस गीत की रिकॉर्डिंग से खुश होकर राइटर डायरेक्टर केदार शर्मा जी ने मुबारक बेगम जी को इनाम में दी एक चवन्नी, और फिर इस चवन्नी ने मुबारक बेगम जी के लिए खोल दिए किस्मत के दरवाजे। ये कहानी सुनाऊंगा आपको वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो। 1961 में बनी फिल्म हमारी याद आएगी का टाइटल सॉन्ग मुबारक बेगम जी ने गाया था। याद कीजिए टाइटल सॉन्ग, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। जैसे ये गाना रिकॉर्ड हुआ, पंडित केदार शर्मा ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, ये गीत भी उन्होंने ही लिखा था, खुश हो गए, जेब से शगुन की एक चवन्नी निकाली और मुबारक बेगम को दे दी। मुबारक बेगम जी को कुछ समझ में नहीं आया, हक्की बक्की भौचक्की सी इधर उधर देखती रही। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे स्नेहल भाटकर, जो वहां मौजूद थे। वो मुबारक बेगम की दुविधा को समझ गए। उन्होंने मुबारक बेगम को समझाया, चुपचाप रख लो, पंडित जी जब किसी के काम से खुश होते हैं तो चवन्नी देते हैं। इसे चवन्नी नहीं बल्कि बड़ों का प्रसाद समझो। पंडित जी की दी हुई चवन्नी किसी भी कलाकार के लिए बहुत शुभ साबित होती है। स्नेहल भाटकर जी की बात सुनकर मुबारक बेगम ने चवन्नी बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ रख ली। और कमाल की बात है, स्नेहल भाटकर की कही बात पूरी तरह सच साबित हो गई। मुबारक बेगम का गाया गीत कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी बहुत बड़ा हिट और पॉपुलर साबित हुआ, और उसके बाद मुबारक बेगम के पास काम की कभी कमी नहीं रही। पंडित जी की दी हुई चवन्नी ने उनके भाग्य के द्वार खोल दिए। क्या था फिल्मिस्तान स्टूडियो का इतिहास और क्या था राज उसकी स्थापना का? बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। ये राज बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात फिल्मिस्तान स्टूडियो की। इसकी जड़ें हिमांशु रॉय और देविका रानी के बैनर बॉम्बे टॉकीज से जुड़ी हुई हैं, जिसकी बुनियाद 1935 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रखी गई थी। हम कह सकते हैं कि अगर हिमांशु रॉय की
सडन डेथ ना हुई होती तो फिल्मिस्तान कभी नहीं बनता। दरअसल जब तक बॉम्बे टॉकीज की कमान हिमांशु रॉय के हाथ में रही, फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ स्टूडियो का सारा कामकाज बहुत अच्छी तरह चलता रहा। लेकिन 1940 में अचानक हिमांशु रॉय गुजर गए। बॉम्बे टॉकीज की कमान देविका रानी ने संभाल ली थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका मॉडस ऑपरेंडी डिक्टेटर्स की तरह था। लोग बहुत ही असंतुष्ट और नाराज। देविका रानी के तौर तरीकों की वजह से बॉम्बे टॉकीज के शेयर होल्डर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया, फूट पड़ने लगी और हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि शशधर मुखर्जी, अशोक कुमार, राय बहादुर चुन्नीलाल, ज्ञान मुखर्जी जैसे सीनियर लोग अलग हो गए बॉम्बे टॉकीज से, और फिर उन्होंने मिलकर 1942 में गोरेगांव में एसवी रोड पर फिल्मिस्तान की स्थापना की। आज फिल्मिस्तान को शूटिंग के लिए किराए पर फ्लोर देने वाले स्टूडियो के तौर पर ही जाना जाता है कि भाई एक स्टूडियो है, यहाँ पे एयर कंडीशन फ्लोर्स भी हैं, यहाँ मिल जाएगा। लेकिन 1940 और 1950 के दशक में इसके बैनर में कमाल कमाल की फिल्में बनी हैं। शहीद, समाधि, आनंद मठ, नागिन, अनारकली, जागृति, दुर्गेश नंदिनी, पेइंग गेस्ट, मुनीम जी, तकरीबन 60 बेहतरीन फिल्में, हिट फिल्में इस स्टूडियो के बैनर के तले बनी हैं। वो कौन से कारण थे जिन्होंने अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा को खिताब दिलवा दिया, इंडियाज फर्स्ट पिन अप गर्ल? ये किस्सा सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। बेगम पारा हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जो निजी जिंदगी में तो बिंदास, तेज तर्रार और मॉडर्न ख्यालों की थीं, लेकिन पर्दे पर भी यही इमेज उनकी बनी हुई थी। उन्होंने 1944 में बनी चांद से, फिल्म का नाम था चांद, उसी से अपना करियर स्टार्ट किया। बेगम पारा ने दिलीप कुमार के भाई और शहनाई, नगीना, श्रीमती जैसी फिल्मों के हीरो नासिर खान से शादी की थी। ये आज के दौर के जाने माने अभिनेता अय्यूब खान इन्हीं बेगम पारा के बेटे हैं। दरअसल 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने बेगम पारा की कुछ तस्वीरें छाप दी थी। उन दिनों कोरियन वॉर चल रही थी, जिसमें अमेरिका के फौजी भी हिस्सा ले रहे थे। आप जानते हैं कि दो कैसे नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ चला गया और साउथ कोरिया कैसे कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरह चला गया। तो इसमें ये वो दौर था जब अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया साउथ कोरिया को। लाइफ मैगजीन में ये जो तस्वीर छपी थी, इस तस्वीर को देखकर अमेरिकी सोल्जर्स बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि हर एक सोल्जर ने अपने बैरक में उनकी तस्वीरें टांग रखी थी। आप समझ रहे, अमेरिकन गोरे सोल्जर्स, उनको बेगम पारा जी इतनी पसंद आ गई और इस तरह बेगम पारा बन गई पहली पिन अप गर्ल ऑफ इंडिया। बेगम पारा जी ने तकरीबन 27 फिल्मों में रोल किए, 27 फिल्म की, लेकिन शादी के बाद वो फिल्मों से अलग हो गई। करीब 50 साल बाद वो एक बार फिर से 2007 में एक फिल्म बनी थी, मोंटी शर्मा का म्यूजिक था, फिल्म का नाम था सांवरिया। इस फिल्म में बेगम पारा जी नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन की दादी का रोल किया था। और अब अपने एक श्रोता से प्रश्न जान के उनके उत्तर देना। एक नाम निकला है कानपुर की सपना चंदेल का। कानपुर की सुश्री सपना चंदेल से हम बात करेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। हेलो, कानपुर से सपना चंदेल जी बोल रही हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं। मैं 92.7 बिग एफएम से अनु कपूर बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, सपना जी, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेरी गुड। कानपुर का मौसम कैसा है? बात करके और अच्छे हो रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका कुछ प्रश्न था, आप प्रश्न पूछना चाहती थी? हाँ, मैं पूछना तो चाह रही थी और पहली बार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाह रही थी। जी।
नेशनल अवार्ड, वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। जी जी। और मेरे को कुछ एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही। नहीं बोलिए, हम सब सुन रहे हैं और आपके साथ साथ आधा हिंदुस्तान सुन रहा है। बोलिए, खुल के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ओके जी। अनु कपूर जी, एक चीज और थी मेरे लिए जी। कि आज से ना 94, 93, 94 में जी। मैं आपको मिल चुकी हूँ। अरे वाह वाह, कहाँ? और पाली हिल पर जी उस टाइम भी मानसून के टाइम थे, आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। जी जी और मैं 2 मिनट आपको देख के रुक गई थी। जी। आपकी वो जो इतनी अच्छी वाली स्माइल है, जो इतनी जेन्युइन है, इतनी ट्रू लगती है, वो आज तक मुझे याद थी। मुझे याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सपना जी। तो फिर ओके, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था, जो एक कजरा मोहब्बत वाला एक गाना है, जी 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 जी। जैसे उस समय लोग ज्यादातर औरत यानी लेडीज के रूप में आना जल्दी करते नहीं थे, ज्यादातर हीरोज। जी जैसे सिर्फ महमूद जी, और अब मैंने विश्वजीत जी को जो देखा था, जी। और शायरा बानो जी को जो आदमियों के वेश में जो उन्होंने किया, तो वो किस फिल्म में? उनके लिए पहला इसी में किस्मत फिल्म की बात कर रही है ना? हाँ जी, ये तो कजरा इसमें मोहब्बत वाला जो सॉन्ग है। इसमें विश्वजीत के साथ बबीता ने काम किया था। ओहो, जी जी, कोई sorry। बात नहीं। तो आप इसके बारे में जानना चाह रही थी? हाँ जी हाँ जी। तो सपना जी, मुझे याद आ रहा है कि दादा विश्वजीत ने अपने इंटरव्यू में इस गीत का थोड़ा सा एक रेफरेंस दिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा। 7 दिन तक उन्हें रिहर्सल करनी पड़ी थी। इसके कोरियोग्राफर थे PL राज, जो बहुत मेहनत करवाते थे डांस करने में। वो अदाएं अच्छा। औरतों की, किस तरह से औरतों का बदन लचकेगा, कैसे डांस करेंगी, कैसे शर्माएंगी, इन सब चीज़ों पे PL राज साहब ने बहुत ही तगड़ी मेहनत करवा दी विश्वजीत दादा से। और रिहर्सल में इस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई भी प्रेजेंट रहा करते थे, और वो भी अपने सजेशन दिया करते थे, जिस वजह से विश्वजीत जी बताते हैं बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस उनके सर पर आ गया। इसी इंटरव्यू के में उन्होंने बोला कि इस गाने में जो सबसे मुश्किल काम विश्वजीत को लगा था, वो घंटों मेकअप के लिए बैठे रहना और लंबे लंबे बालों की विग भी लगाना लड़कियों की तरह, और दुपट्टे को संभाल के रखना परफॉर्मेंस के दौरान। अच्छा। और इसमें विश्वजीत जी को बहुत अड़चन आने लगी थी। तो विश्वजीत जी के हिसाब से लड़कियों जैसी अदाएं करने में उन्हें इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी लड़की बनने में हुई। वो लड़की का गेटअप रखने में उनको बहुत भारी पड़ गया। और आपको बताना चाहूंगा कि जब फिल्म आई थी, रिलीज हुई थी, ये गीत जब आता था, तो नॉर्थ इंडिया के शहरों में, दिल्ली में, पटना में, कानपुर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, बिहार के शहरों में, दिल्ली के शहरों में, राजस्थान के शहरों में, पंजाब के शहरों में लोग सीटियां बजा के डांस किया करते थे, सिक्के फेंका करते थे, नोट फेंका करते थे। ये गाना इतना बड़ा हिट है, रेडियो पर भी हिट था, फिल्म में भी हिट था, और आज भी हिट है। शमशाद बेगम जी ने आशा जी के साथ ये गीत गाया है, और ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था। और ओपी नैयर जी ने लास्ट बार जो शमशाद जी को गवाया, वो यही गीत है। यानी कहने का मतलब है शमशाद जी का ओपी नैयर जी के लिए गाया गया ये लास्ट सॉन्ग है। नहीं, और ये मुझे आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मैं सिर्फ आपके सुहाना सफर में आपको इतनी दिनों से सुनते जी। आज ये लग रहा है कि हाँ, जो मेरी 93 से जो ख्वाहिश थी आज पूरी है, लेकिन अब मिलने की ख्वाहिश और पूरी हो जाएगा। आप स्टूडियो आ जाइए किसी दिन। मुंबई आपका मायका है ना? हाँ जी। तो मुंबई आए तो स्टूडियो में फोन कर लीजिएगा, हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। स्टूडियो में आइए, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। तो अभी आपने बातचीत सुनी सपना चंदेल जी की, जो मुंबई उनका मायका है और ससुराल है कानपुर। उन्होंने एक प्रश्न किया था कजरा मोहब्बत वाला ये इस गीत के सिलसिले में। अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। उस पर लिखिए बिग, देन स्पेस, देन योर मैसेज। आपके रिस्पॉन्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मैं आज के सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूँ, इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र रहे, यही दुआ है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।